नमस्कार साथियों। दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो पहला सवाल वो आपके सामने है। पहला सवाल कह रहा है कि भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था। तो जो संविधान सभा का जो सबसे पहले जो विचार प्रस्तुत किया था ये आपके 1934 में स्वराज्य पार्टी ने प्रस्तुत किया था। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1934 में ये आपके एम एन रॉय ने भी आपके संविधान सभा के गठन का विचार रखा था। और कांग्रेस ने भी आपको 1934 में इस संविधान सभा का गठन की बात की थी। लेकिन इसकी जो पुष्टि की थी आपको 1936 का जो फैजपुर अधिवेशन हुआ था इसमें इसकी पुष्टि की गई थी। और 1942 में आपके कृषि मिशन के द्वारा सबसे पहले संविधान के निर्माण का प्रस्ताव रखा था। और 1946 में आपकी कैबिनेट मिशन योजना के माध्यम से आपके संविधान सभा का गठन किया गया था। तो इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है कि स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था। तो आज़ादी के दौरान जो 1934 में जो संविधान सभा का जो विचार प्रस्तुत किया था ये आपके एम एन रॉय ने प्रस्तुत किया था 1934 में। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो एनी बेसेंट थी आपकी कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। और जो भीमराव अम्बेडकर थे ये आपके संविधान के शिल्पकार के नाम से फेमस है। और जवाहरलाल नेहरू का इन्होंने आपके जो संविधान सभा थी इसमें आपके उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। तो इसमें जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसने कहा था संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है और सही मायने में और पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है। तो ये महात्मा गांधी ने कहा था कि संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है और यह सही मायने में पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है। तो ये हमारे जी पूज्य बापू जी ने कहा था। तो इसमें जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ये जो बात कही थी आपके जो 1939 में जो हरिजन पत्रिका थी गांधी जी की उसमें एक हरिजन पत्रिका के एक लेख में ये लिखा गया था। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा जो भारत के संविधान निर्माण की जो बात की गई थी आपके 1942 का जो कृषि मिशन आया था इसने आपके संविधान निर्माण की का प्रस्ताव रखा था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो साइमन कमीशन आया था आपको 1928 में आया था। और जो भारत सरकार अधिनियम 1935 ये आपका सबसे बड़ा अधिनियम है। और जो कैबिनेट मिशन आई थी कैबिनेट मिशन का जो डेलीगेशन आया था आपके 1946 में आया था। जिसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके कृषि मिशन के प्रस्ताव के संदर्भ में पूछा गया। और आपके सामने दो कथन और आपको बताना है इसमें कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। तो पहला कथन बिल्कुल गलत है। जो कृषि मिशन आया था ये आपके 1942 में आया था 1942 में आया था। और जो इसने बोला था कि जो संविधान सभा जो प्रांतीय विधानसभा होगी इनका जो प्रांतीय विधानसभा उनका तो प्रांतीय विधानसभा में तो निर्वाचन किया जाएगा। लेकिन जो भारतीय जो रियासत होंगी इनको आपको नामित किया जाएगा। यानी जो प्रांतीय विधानसभा होंगे वहाँ पे तो चुनाव होंगे और जो देशी रियासत होंगे वहाँ से आपका नामांकन किया जाएगा। इस वजह से पहला कथन गलत है। दूसरा कथन कह रहा है कि नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे यह अधिकार होगा कि अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करें। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। जो 1942 का जो क्रिप्स मिशन आया था इसमें यह भी प्रावधान किया गया था कि अगर किसी प्रांत को ये प्लान अगर पसंद नहीं आता या ये योजना अगर पसंद नहीं आती तो ये अलग से आपके ब्रिटिश प्रांत के साथ ब्रिटिशों के साथ अलग से संधि कर सकते हैं या फिर अलग से संधि करके अपना संविधान अलग बना सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट भी कृषि मिशन में जोड़ा गया था। तो पहला कथन तो गलत है दूसरा कथन ठीक है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ये ध्यान रखना 1942 में कृषि मिशन आया था। और इसने जो मुख्य प्रस्ताव रखे थे इसमें था कि भारत को आपके डोमिनियन का दर्जा दिया जाएगा। और कोई प्रांत अगर नया संविधान स्वीकार नहीं करे तो अलग संविधान का भी बना सकते हैं। और इसने ये बोला था कि जब जैसे युद्ध की समाप्ति होगी उसके बाद आपके संविधान सभा का गठन किया जाएगा। लेकिन उस समय ये नहीं पता था कि युद्ध कब समाप्त होगा क्योंकि उस समय ये आपके दूसरे विश्व युद्ध का दौर चल रहा था। और भारत को डोमिनियन दर्जा देने की बात की गई थी। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्यों
आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या का अनुपात में था। तो जो कैबिनेट मिशन योजना आई थी आपकी 1946 में आई थी, और इसमें ये प्रावधान किया गया था कि एक सीट के भी 10 लाख जनसंख्या के पीछे आपको एक प्रतिनिधि दिया जाएगा। इस बेसिस जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। कैबिनेट मिशन आपके 1946 में भारत आया था, और इसने अपनी रिपोर्ट संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया था, और इसी आधार पर आपके संविधान सभा निर्वाचित होनी थी, और प्रांतों के प्रतिनिधित्व था ये आपकी जनसंख्या के आधार पर होना था, और 10 लाख के ऊपर उनको एक सीट दी गई थी। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन व्यक्तियों में कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो कैबिनेट मिशन का जो सदस्य नहीं था ये आपके फेंथिक लॉरेंस विस के सदस्य थे, और पेंथिक लॉरेंस जो थे आपके भारत सचिव थे, और स्टेपोर्ट क्रिप्स तो इसका अध्यक्ष था, तो स्टेपोर्ट क्रिप्स भी इसमें शामिल थे, और एवी अलेक्जेंडर आपके ब्रिटिश नौसेना के मंत्री थे, और ये भी आपके इसमें कैबिनेट मिशन में शामिल थे। लेकिन विलियम वुड इसमें आपके कैबिनेट मिशन में शामिल नहीं थे। इस वजह से ये ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा का गठन क्या था। तो भारतीय संविधान सभा का जो गठन किया था ये आपकी 1946 में जो कैबिनेट मिशन योजना आई थी उसके माध्यम से किया गया था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो कृषि मिशन आया था ये आपको 1942 में आया था, और जो भारत को आज़ादी मिली थी आपके माउंटबेटन योजना के माध्यम से मिली थी, और 1935 में आपका भारत शासन अधिनियम आया था, जिसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया था। तो संविधान सभा का निर्माण आपके कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और साइमन कमीशन आपको 1928 में भारत आया था। कृषि मिशन योजना आपकी 1942 में आई थी। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे। तो 1946 में जो अंतरिम सरकार में जो कार्यपालिका परिषद के जो उपसभापति बनाए गए थे ये आपके भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बनाए गए थे। इस वजह से जो ये ऑप्शन हुआ ये आपका सही आंसर होगा। और जो डॉक्टर राधाकृष्णन थे ये आपके भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे, और संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष थे, और श्री राजगोपालचारी आपके प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ थे। और 2 सितंबर 1946 को आपके अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। तो इसमें जो ये ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था। तो जो सी राजगोपालचारी थे ये आपके अंतरिम सरकार में शामिल थे, और इनको आपके वित्त मंत्री का पद दिया गया था। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे ये भी आपके अंतरिम सरकार में शामिल थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आपके खाद्य और कृषि विभाग दिया गया था। जो जगजीवन राम थे भी आपके अंतरिम सरकार में शामिल थे 1946 में, और इनको आपके श्रम मंत्रालय दिया गया था। डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो थे ये आपके अंतरिम सरकार में शामिल नहीं थे। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो नवनिर्वाचित संविधान सभा ने आपके 2 सितंबर 1946 को आपके भारत में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, जिसमें राजगोपालचारी को शिक्षा मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आप खाद्य कृषि मंत्री, और जगजीवन को आपके श्रम मंत्री बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को के पास कौन सा विभाग था। तो 1946 में जो अंतरिम सरकार बनी थी इसमें जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो डिपार्टमेंट दिया गया था ये आपके खाद्य और कृषि डिपार्टमेंट दिया गया था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो प्रतिरक्षा डिपार्टमेंट दिया गया था ये आपके सरदार बलदेव सिंह को दिया गया था, और जो गृह मंत्रालय दिया गया था आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। तो पहले अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की जो घोषणा की गई थी आपके 24 अगस्त 1946 को की गई थी। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके कथन और कारण वाला है। कथन कह रहा है कि बेबेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो बेबेल योजना आई थी आपकी 1947 45 में आई थी, 1945 में आई थी, और इस योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में आपके हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होगी होनी थी। तो पहला कथन तो बिल्कुल ठीक है। कारण कह रहा है कि बेबेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता है। तो
कारण गलत है। जो बेबेल योजना आई थी इसका मुख्य उद्देश्य कहीं से भी ये नहीं था कि हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करना था। इसका उद्देश्य था कि राजनीतिक गतिरोध को दूर करना है और संवैधानिक गतिरोध को दूर करना है और भारत में पूर्ण स्वशासन की दिशा की ओर आगे बढ़ाना है, ना कि मुस्लिम और हिंदुओं की एकता आपस में बढ़ाना है। तो इसमें कथन तो ठीक है, कारण गलत है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ध्यान रखना 1943 में आपके लिन लिथगो की जगह आपके लॉर्ड बेवेल आए थे और इनको आपके गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। और गवर्नर जनरल नियुक्त होने के बाद इनको भारतीय संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से उन्होंने आपके 1945 में लंदन गए थे, जहाँ पे उन्होंने भारतीय प्रशासन के संबंध में ब्रिटिश सरकार से विस्तार से बातचीत की थी। और उन्होंने इसी बातचीत के दौरान कुछ प्रस्ताव रखे थे 1945 में, जिसको आपके बेबेल योजना के नाम से जाना जाता है। और इसमें ये प्रस्ताव रखे गए थे कि कार्यकारी परिषद में मुसलमानों के सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर होनी चाहिए। दूसरा प्रस्ताव ये रखा था कि परिषद में वायसराय तथा कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्यों का भारतीय होना है। और तीसरी बात इन्होंने रखी थी, शिमला में एक सम्मेलन बुलाया जाना चाहिए और युद्ध समाप्ति के बाद आपके इनको भारतीयों के द्वारा खुद ही संविधान बनाया जाना इत्यादि प्रावधान इसमें शामिल किए गए थे। लेकिन इसमें भारत मुस्लिम और हिंदुओं को एकता पर जोर देने की ऐसी कोई वकालत नहीं की गई थी। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें आपको संविधान सभा के विषय में पूछा गया और आपके सामने चार कथन और आपको बताना कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है यह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी। तो पहला कथन बिल्कुल गलत है। जो संविधान सभा का जो गठन किया गया था यह आपके वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं किया गया था। दूसरा कथन कह रहा है कि यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। तो दूसरा कथन भी गलत है। जो संविधान सभा का गठन किया गया था आपके इनडायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से किया गया था, या यूं बोले कि यह प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से का ये परिणाम था। इस वजह से दूसरा कथन गलत है। तीसरा कथन कह रहा है यह वह बहुदलीय निकाय थी। तो तीसरा कथन बिल्कुल ठीक है, इसमें बहुत सारे दल शामिल थे। चौथा कथन कह रहा है कि उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। तो चौथा कथन बिल्कुल ठीक है। जो संविधान सभा थी इसने बहुत सारी कमेटियों का गठन किया था, बहुत सारी समितियां बनाई थी जिसके माध्यम से इन्होंने काम किया था। तो इसमें पहला दूसरा कथन तो गलत है, तीसरा चौथा कथन सही है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी आपके भारतीय संविधान सभा के संबंध में पूछा गया और आपके सामने चार ऑप्शन है और आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो 1900 हमारे जो संविधान सभा का जो गठन हुआ था ये आपके वयस्क मताधिकार पर इसका निर्वाचन नहीं हुआ था। बी ऑप्शन कह रहा है कि प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। तो बी ऑप्शन गलत है। जो संविधान सभा का जो परिणाम था ये आपके इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए थे, ना कि डायरेक्ट इलेक्शन हुए थे। सी ऑप्शन कह रहा है ये बहुदलीय संरचना नहीं थी। तो तीसरा कथन भी गलत है कि ये कह रहा है कि बहुदलीय संरचना नहीं थी। तो इसमें बहुत सारे दल शामिल थे, इसमें बहुदलीय संरचना देखने को मिली थी। डी ऑप्शन कह रहा है कि यह कई समितियों के माध्यम से कार्य करती थी। तो चौथा कथन डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। इसमें बहुत सारी कमेटियों के माध्यम से इन्होंने काम किया था। तो इसमें ये ऑप्शन पहला और चौथा कथन ठीक है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि इसमें बी और सी ऑप्शन इसमें गलत दिया गया है। इस वजह से जो ए ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी आपके संविधान सभा के बारे में पूछा गया और आपको बताना है इन चार ऑप्शनों में कौन सा ऑप्शन गलत है। ए ऑप्शन कह रहा है कि इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया और इनमें से प्रारूप समिति महत्वपूर्ण थी। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो संविधान सभा का गठन हुआ था और इसने आपके बहुत सारी समितियों के माध्यम से काम किया था और इनमें जो सबसे प्रमुख कमेटी थी ये आपकी प्रारूप कमेटी थी। बी ऑप्शन कह रहा है कि अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन, पारसियों को सभी के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था। तो बी ऑप्शन में बिल्कुल ठीक है। हमारे संविधान सभा में आपके सभी समुदायों को जगह दी गई थी, चाहे आपकी ईसाई हो, एंग्लो इंडियन हो, पारसी हो, सभी को इसमें पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था। सी ऑप्शन कह रहा है कि इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार पर किया गया था। तो सी ऑप्शन गलत है। जो संविधान सभा का जो निर्वाचन हुआ था ये आपके वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। इस वजह से सी ऑप्शन गलत है। डी ऑप्शन कह रहा है कि इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम की छठी अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति, शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो 1935 का अधिनियम था इसकी जो अनुसूची छठी है इसमें यह उल्लेख किया गया था कि कर, संपत्ति और जिसके पास शैक्षिक योग्यता होगी इस आधार पर आपको मतदान का अधिकार मिलता था और इसलिए आपके ये सीमित लोगों को ये अधिकार मिल गया था।
इस वजह से जो डी ऑप्शन भी ठीक है। तो इसमें आपको बताना था कौन सा ऑप्शन गलत है, तो इसमें जो बी ऑप्शन दिया गया ये गलत दिया गया, इस वजह से सॉरी जो सी ऑप्शन दिया गया ये गलत दिया गया, इस वजह से सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। और जो प्रांतीय विधान सभाओं में आपके जो सदस्यों का जो चुनाव होना था ये आपके आपके अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर हुआ था, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो भारत के संविधान सभा का प्रारूप तैयार करने वाली जो संविधान सभा के सदस्यों को आपके विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया था, इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य थे। तो भारत के इतिहास में जो प्रांतों में जो संविधान सभा के जो सदस्य थे ये आपके प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित हुए थे, इस वजह से सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था। तो जो संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था ये आपके प्रांतीय सभाओं के द्वारा किया गया था, इस वजह से डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने से पहले संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने से पहले जो संविधान सभा के जो अस्थायी सभापति थे आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, इस वजह से जो डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। और संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी आपके 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और संविधान सभा के जो सबसे वरिष्ठ सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इनको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष या अस्थायी सभापति चुना गया था। और 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के जो चुने हुए जो स्थायी अध्यक्ष थे ये आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे, इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और 11 दिसंबर 1940 को इनको निर्विरोध चुना गया था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी आपकी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और इसकी अध्यक्षता आपके जो संविधान सभा के जो सबसे वरिष्ठ सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा उन्होंने की थी, इस वजह से सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा में उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो भारतीय संविधान सभा का जब उद्घाटन हुआ था, तो जो इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने द्वारा की गई थी, इस वजह से जो बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो संविधान सभा का जो सभापति चुना गया था आपके 11 दिसंबर 1946 को चुना गया था, इस वजह से डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो भारत के संविधान निर्मात्री सभा के जो अध्यक्ष बनाए गए थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, इस वजह से जो ये ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो आजाद भारत के जो संविधान सभा के जो अध्यक्ष बनाए गए थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था, तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इसमें दो कथन दिए गए और आपको बताना कि इसमें कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई थी। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है, जो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी आपके 9 दिसंबर 1946 को आपके नई दिल्ली में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी के द्वारा की गई थी। दूसरा कथन कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू को संविधान सभा में आमंत्रित नहीं किया गया था। तो दूसरा कथन गलत है। पंडित जवाहरलाल नेहरू आपके संविधान सभा के पहले अधिवेशन में शामिल थे, और इस वजह से दूसरा कथन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो इसमें पहला कथन ठीक है, दूसरा कथन गलत है, इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा।